हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आप लोगों का जो सजेशन आ रहा था कि सेगमेंट वाइज आप स्टार्ट करिए, तो मैक्सिमम लोगों का जो मेल आया है उसमें मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि पॉलिटी से स्टार्ट करिए। तो आज पॉलिटी का और बीपीएससी पॉलिटी से क्वेश्चन भी पूछता है, तो आज पॉलिटी का कुछ एरिया लेंगे जिसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। आप साथ साथ पॉज लेकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और इस चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि सिरूर मठ केस, ये लगातार न्यूज़ में है। सिरूर मठ केस इज इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज़ रिलेटेड टू। अगर आपने जिसने वीडियो किया है वो आराम से कर सकता है, पहले मैंने बता रखा है इस टॉपिक को। द पॉइंट इज सिरूर मठ केस इज रिसेंटली इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द हिजाब कंट्रोवर्सी। ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली हिजाब कंट्रोवर्सी। अगर आप देखें तो सबरीमाला केस जो है उस समय से ही न्यूज़ में लगातार चल रहा है। सिरूर मठ केस, सिरूर मठ केस में क्या है? सिरूर मठ केस इज नथिंग बट सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्वाइन किया है, दैट इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी? सुप्रीम कोर्ट हिजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट हिजाब, सिरूर मठ केस ऐसे आपको बताते चले कि सिरूर मठ केस 1954 वाला है। इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जैसे बुर्का वाला केस में ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि वो देखता है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है इज इट एसेंशियल टू द रिलीजन, क्या इसका जिक्र इसके बिना क्या जो रिलीजन है हॉलो साउंड करेगा, क्या मतलब क्या ये चीज़ इसका न्यू है, और उस चीज़ प्रैक्टिस को फिर कैंसिल करता है। जैसे सबरीमाला केस में कहता है कि आप बोलते हैं कि जो भगवान हैं वो ब्रह्मचर्य हैं और उनका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा जब एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड की औरत अगर उनके दर्शन कर लेगी तो उसको देखता है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, उसको हटाता है। उस पर बहुत डिस्कशन चलता है। तो सबरीमाला केस से ही इन द केस ऑफ द सिरूर मठ केस सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन प्रैक्टिस मेक्स दैट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन और नॉट। अब देखिए, हिजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बुर्का लगाना, बुर्का पहनना इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द रिलीजन, क्योंकि ये आपके कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब यहीं से इसका क्रिटिसिज्म निकलता है। लोग जो इसके क्रिटिक्स हैं ये कहते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हैविंग द एक्सपर्टीज टू लुक इनटू द, उसको रिलीजन में एक्सपर्टीज थोड़ी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में एक्सपर्टीज है। बट अननेसेसरी विद द सिरूर मठ केस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्व्ड इनटू दैट एरिया वेयर इट इज नॉट हैविंग द एक्सपर्टीज। ये तो जो धार्मिक गुरु हैं उनको इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज है, आपको तो एक्सपर्टीज है नहीं। सो सिरूर मठ केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्वाइन करता है सुप्रीम कोर्ट, और हर चीज को इट टेस्ट ऑन द टच स्टोन ऑफ कि इट इज एसेंशियल टू द, दिस प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू द रिलीजन और नॉट। और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट घुस गया है। एंड कुछ लोग यहां तक इसको कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव is a fundamental right, a fundamental duty. The correct answer is it is the fundamental right. देखिए, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर देश के कौन है? परम आदरणीय अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री जी को ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया गया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना है और उनका मिनिस्टर बना गया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। वेयर डज इट गो? इट फॉल्स अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस थोड़ा सा और हम लोग इसको देखते हैं, है ना। देखिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट क्या है हमारे और आपके लिए? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फर्स्ट, क्योंकि आर्टिकल 21 डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द राइट टू लाइफ। आपको, आप रहेंगे तब तो कोई और राइट को इंटरटेन करेंगे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट इज आर्टिकल 21 एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट इज आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 इज नॉट अ सिंगल राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी राइट्स। उस आर्टिकल में आप देखेंगे 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में ढेर सारा राइट है, और इस 19 क्लॉज 1 क्लॉज 1 में एक चीज ये राइट है कि राइट टू एक्सप्रेस अदर्स ओपिनियन। और याद रखिए, देयर इज राइट टू एक्सप्रेस द अदर ओपिनियन। अगर मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का अधिकार, अगर आपका ओपिनियन है तो उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार हमको है। और यहीं से राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस निकलता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नोवेयर मेंशन्ड द राइट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द जेनेसिस ऑफ द राइट टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस व्हिच वी टॉक अबाउट अ लॉट।
The genesis of this lies in this article 19 clause 1 clause A, which says that there is a right to express the other's opinion. तो आपका जो जर्नलिस्ट है वो हमारा और जनरल मास का ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, एंड देयर इज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी नहीं है. 19 clause 1 clause A 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आता है, डेट भी थोड़ा देख लीजिए, 2011 में आता है, और वो कहता है कि कोऑपरेटिव बनाने का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत. अब एक चीज थोड़ा सा और आपको बताते चले कि जो फंडामेंटल राइट जो चीज है, द फंडामेंटल राइट किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फंडामेंटल राइट हैज बीन सो इलैबोरेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इट इज ऑफन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इतना इलैबोरेट है, इतना डिटेल्ड है कि इट इज ऑफन कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट अस डेल्व लिटिल मोर. देखो आर्टिकल 15, 16, 19, अरे यार ठीक है, 15, सॉरी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल है ना, यही 5 आर्टिकल, दिस आर्टिकल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स. ये विदेशी लोग को के लिए नहीं है, ये आर्टिकल केवल भारतीय नागरिक को ही है आर्टिकल. और देखिए आर्टिकल 14 से 18 को आप क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का अधिकार. आर्टिकल 19 से 22 को क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 23 और 24 को क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल 29 और 30 को क्या कहते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ठीक है, इट इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड. क्या है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट करने से मना कर रहा है. आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक स्फीयर, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात करता है आर्टिकल 16. आर्टिकल 19 क्या कहता है, वो फ्रीडम की बात करता है, राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओपिनियन. 19 इसमें आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम में. 29 क्या कहता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है. आप इस चीज़ को लिख कर गांठ बांध लो कि कभी ना कभी एग्जाम में मिल जाएगा आपको. 15, 16, 19, 29 और 30 केवल सिटीजन के लिए है, बाकी सब राइट एलियंस के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है. जैसे आर्टिकल 21, अगर कोई निग्रो आदमी जो उसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका का अगर लोग है, उसको भी रहने का अधिकार है, बिल्कुल है. आप उसके साथ अनटचेबल वाला व्यवहार नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो बाकी सब राइट वो भी इंजॉय करते हैं, केवल इन राइट को छोड़कर. लेट अस मूव. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लोक अदालत. देखो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें देखो इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं. लोक अदालत जो है, नाम से ही है लोक अदालत. लोक अदालत का प्रावधान जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में दिया गया है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. चूंकि लीगल एक विधायिका के थ्रू दिया गया है, विधानसभा और विधान परिषद ने इसको पास किया है, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाएगा. जब स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाएगा तो इसको सिविल कोर्ट का भी पावर है. लोक अदालत में क्या है, हम लोग मिल बैठ के डिस्कस करके छोटा छोटा जो इशू होता है, आपने मुझे 2 थप्पड़ मार दिया, हमने आपको 1 थप्पड़ मार दिया, इसमें छोटा, आपने मेरा भैंस चोरी कर लिया, आपने मेरा गाय चोरी कर लिया, ये जो छोटा मोटा केस है इसको लोक अदालत में डील किया जाता है. और जो लोक अदालत बनता है उसको सिविल कोर्ट का पावर होता है. चूंकि यूजुअली आप देखते हैं कि लोक अदालत में क्या होता है, उसको मिल बैठ के उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब सुलह टाइप का होता है. जब सुलह का होता है तो लोक अदालत का निर्माण क्यों किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके बर्डन को कम किया जाए. अब मेरा भैंस चोरी कर लिया, अब इसको लेकर हाई कोर्ट कोई चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, तो यू आर अननेसेसरी बर्डनिंग द जुडिशरी, राइट. तो इसको बैठ के सॉर्ट आउट करा लिया जाता है. तो लोक अदालत का अगर अपील का प्रावधान रहेगा, अगर आपको फिर भी अपील का प्रावधान है, तो यार हमने इसको बनाया क्यों था कि बर्डन को कम किया जाए. अब फिर तुम अपील पे अपील किए जा रहे हो तो बर्डन को कहां कम कर रहे हो. तो इट विल डिफीट द पर्पस फॉर विच द लोक अदालत वेयर मेड, हेंस देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील. अब इसको आप देख लीजिएगा, इट हैज बीन गिवन. सही स्टेटमेंट है.
अवार्ड में हैज अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट, क्योंकि स्टैच्यूरी है सिविल कोर्ट, नो अपील लाइज। ये एक स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है, पर आप देखिएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इट विल डिफीट द होल पर्पस फॉर विच द लोक अदालत आर मेड, दैट इज टू लेसन द बर्डन ऑफ द जुडिशियरी, अगर आप अपील का प्रावधान रख देंगे तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल के बारे में देखिए तो प्रीएम्बल बनता कैसे है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रीएम्बल देखिए, प्रीएम्बल में क्या है, एक बार प्रीएम्बल पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहला आप देखिए, प्रीएम्बल में एक डेट मेंशन्ड है, वो है 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 नहीं है, ये याद रखिएगा, ये डेट मेंशन्ड है। प्रीएम्बल में 5 लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पूछा जा सकता है, तैयार रहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, ये पहले मैं बता चुका हूं, ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपके साथ खेले हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया है, ना कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। Who called this as a political horoscope of India? It was political horoscope, इसको के मुंशी ने कहा है। के मुंशी called this as a political horoscope of India। क्यों इसको, जो हम लोग जो अपना भाग्य देखते हैं, पॉलिटिकल होरोस्कोप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द, हम कैसा भारत चाहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कैसा भारत चाहते थे, उस चीज का आइडिया देता है, उनके माइंड में क्या था ये आइडिया देता है प्रीएम्बल। इसलिए इट इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गाइडिंग लैम्प, गाइडिंग टॉर्च, गाइडिंग मून, गाइडिंग स्टार। डिफरेंट जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, तो डिफरेंट चीज़ बोलते हैं, क्योंकि यार ये प्रीएम्बल जो है ये सार है, संविधान का पूरा सार है कि हम क्या चाहते हैं। हमने एक सार डिसाइड कर लिया, उस सार को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। फंडामेंटल राइट देना होगा, रीट का अधिकार देना होगा, फंडामेंटल ड्यूटी देना होगा, ये सब चीज़ इस सार को पूरा करने के लिए है। प्रीएम्बल के थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में पढ़िए। देखिए पहली बार जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होगी। दूसरी बैठक संविधान सभा की होगी 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। पूरा संविधान बनने में कितना दिन लगता है? 166 दिन लगता है। कितना टाइम लगता है? 2 साल 11 महीना 18 दिन। इतना टाइम में लोग स्पेंड होता है, मतलब इतना समय लगता है पूरा संविधान बनाने में, और 166 बैठक होती है। उस प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है उसका पहला बैठक दिसंबर 9 को होगा 1946 को, दूसरा बैठक 11 को होगा, और तीसरा बैठक जो होगा दिसंबर 13 1946 को होगा। जो दिसंबर 9 को बैठक होगा तो पहला इंटरिम अध्यक्ष चुना जाएगा, और बिहार के द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बिहार सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वाई सच्चिदानंद सिन्हा वाज चूजन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट, वाई नॉट समवन एल्स, वाई नॉट पटेल, वाई नॉट जवाहरलाल नेहरू? देखिए एक अभी बिहार के भी केस में आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। फ्रेंच ट्रेडिशन ये है कि जो भी सीनियर मोस्ट आदमी है आप उसको चुनते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको चुना गया। अभी प्रोटेम स्पीकर बिहार में देखिए, जो अभी 17वीं जो विधानसभा हुआ उसका जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं वो जीतन राम मांझी बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाई जीतन राम मांझी, वाई नॉट समवन एल्स? जीतन राम मांझी वाज द सबसे सीनियर थे, और फ्रेंच ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करके सबसे सीनियर आदमी को टेम्पररी चीज बनाते हैं। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु भी कहा जाता है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए तूफान क्वेश्चन है, और जो वीडियो देखें उनके लिए चवन्नी भर का सवाल है। मॉडर्न हिस्ट्री वाला में हमने बता रखा है कि आजाद शत्रु गांधी जी कहते थे, क्योंकि इतने इनका नेचर पोलाइट था कि इनकी सबसे बनती थी। पटेल का भी इनसे बनता है, अंबेडकर का भी बनता है, इनसे नेहरू का भी बनता है, मतलब सर्वमान्य है। ठीक है, इनको आज़ाद शत्रु, वो एंसेंट हिस्ट्री वाला आज़ाद शत्रु नहीं, आज़ाद शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इतने अच्छे थे। 13 दिसंबर को आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है अभी बताते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट कौन करता है? ऑप्शन में देगा अंबेडकर, बिल्कुल गलत, पंडित नेहरू ड्राफ्ट करते हैं। प्रेजेंट कौन करता है? ऑप्शन में रहेगा अंबेडकर, बिल्कुल गलत है। हमें पता होना चाहिए कि क्या रहेगा, और तभी 130-40 नंबर आपका पीटी में आएगा। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड बाई पंडित नेहरू।
Objective resolution took the shape of the preamble later on. So objective resolution is nothing else, the preamble is nothing else, it is the objective resolution which later become a preamble. I hope I made my point very clear, and this is what the SAR is 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया जाता है. Now the question is it the integral part of the constitution? Yes, as of now it is the integral part of the constitution. Patel called गलत statement. अब जो भी आपको चुनना है आप चुन लीजिएगा, ये तो सही स्टेटमेंट है. अब थोड़ा सा और डेल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, है ना. देखो, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है कि इज प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज ऑफ नाउ यस, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, बाय द पार्लियामेंट. अब देखिए कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है. पहला केस फाइल होता है बेरूबारी केस. बेरूबारी केस कब होता है? 1960 में. उसके बाद वाटरशेड मूवमेंट ऑफ द केस है केशवानंद भारती केस 1973. उसके बाद आप देखेंगे कि एक और इंपॉर्टेंट केस है LIC केस 1995. देखो दोस्त, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, ई ऑप्शन है आपके पास, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द प्रियम्बल. बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस 1995. अगर आप नहीं पढ़े हैं डिटेल में तो आप मुंह फाड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन तूफान बन जाएगा. ठीक है, तो इसी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो. ऐसा नहीं कि प्रियम्बल ऊपर से पढ़ के निकल गई. दिस इज हाउ द BPSC और द स्टेट PCS आस्क द क्वेश्चन, देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स. देखिए, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रियम्बल कोई अधिकार नहीं देता है. प्रियम्बल तो बस केवल एक सार है, मोटा मोटी बात करता है. प्रियम्बल डज नॉट गिव एनी राइट, इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्शंस, इट डज नॉट हैव द ऑथोरिटी ऑफ द लॉ, हेंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट, एग्रीड, बट विदाउट प्रियम्बल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल, द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल साउंड हॉलो. हेंस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड. ठीक है, अब यहां पे अमेंडमेंट का बात आता है. अब आप उसको कनेक्ट करिए. जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आता है? इमरजेंसी के समय आता है. जब इमरजेंसी के समय आता है तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में कह दिया गया है कि इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर LIC केस में सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रीअफर्म करता है कि प्रियम्बल को पढ़े बिना, प्रियम्बल को समझे बिना संविधान के हम लोग सार को, उसके अर्थ को नहीं समझ सकते हैं, भले वो पावर नहीं देता है. एंड हेंस as of now it is the integral part of the constitution. ठीक है भाई, आपको ऊपर बता ही दिया कि के मुंशी इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहते हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त. आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रधानमंत्री. अब यहीं पे देखिए, आर्टिकल 163 डील्स विथ, ये कहता है आर्टिकल 163 कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कहाँ पे? स्टेट में देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आर्टिकल नंबर 164 ये कहता है कि गवर्नर शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, साथ में ही कर लो. आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. बट लेट मी टेल यू, दिस इज द वन ऑफ द वेगेस्ट है. ये कुछ नहीं है यार, ये मतलब इतना वेग है. इट डज नॉट टेल, इट डज नॉट गिव द, मतलब कि हम कैसे राष्ट्रपति किसको चुनेंगे. हमको चुनेंगे कि आपको चुनेंगे. अगर तौफीक को मन है या ऋतुराज को मन है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो ऋतुराज राष्ट्रपति जी ऋतुराज को चुन लेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए. 6 महीना के अंदर उनको लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का मेंबर बनना होगा या राज्यसभा का मेंबर होगा, लेकिन 6 महीना तक वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं. देयर इज नो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 75. इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर हुम टू सेलेक्ट. आप देखिए, और यहीं पे जो प्रॉब्लम है कि अभी बिहार का सबसे बड़ा पार्टी कौन था? RJD था. 2 नंबर पे कौन था? भाजपा था. अगर मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार होती, हो सकता है कि पहले तेजस्वी यादव को बुला दिया जाता कि आप आकर पहले सरकार बनाइए, आप अपना मेजोरिटी प्रूफ करिए. पर अभी भाजपा की सरकार थी, नहीं बुलाया उसको. तो ये कहता है कि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, यह राष्ट्रपति या गवर्नर के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है. एंड द मोमेंट इट डिपेंड्स ऑन द विवेकाधिकार, इट गिव्स अ लॉट ऑफ अ कंफ्यूजिंग रूम, इट गिव्स अ लॉट ऑफ द एल्बो रूम. ठीक है, एक चीज और उसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको. आर्टिकल 169 भी पूछ लेता है कभी जभी. आर्टिकल 169 क्या कहता है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार और इसको नष्ट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, इज द सोल ऑथोरिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 169 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 153 से 162 जो आर्टिकल है ये गवर्नर से डील करेगा दोस्त। 163 हमने आपको बता दिया, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 164 मुख्यमंत्री, 169 डील कर रहा है पार्लियामेंट के अधिकार को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, और यहीं पर है 194 भी एक आर्टिकल, याद रखिएगा, ये कहता है कि पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस की बात करता है, ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन, ये भी एक सुंदर क्वेश्चन है, इसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल की बात करता है। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और लोकसभा को ही उस पर स्ट्राइकिंग अधिकार है, वही डिसाइड करता है, राज्यसभा का उसमें कोई औकात नहीं है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार आर्टिकल 332 रिजर्वेशन की बात करता है एसटी और एससी के लिए, कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिहार के केस में देखिए तो 243 टोटल सीट है, पर इस 243 सीट में 38 प्लस 2 है, 38 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है असेंबली में, और 2 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। ये 2 सीट कौन है? एक मनिहारी और दूसरा कटोरिया बांका में। ठीक है, और 38 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। कहाँ से उसका सोर्स है? आर्टिकल 332 उस सोर्स को देता है। अब देखिए, आर्टिकल 143 से पहले हम आपको भी हाल में बता देते हैं, आर्टिकल 142 देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर पहले हम आपको बता दें, आर्टिकल 143 है। आर्टिकल 142 जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी बनाने का अधिकार किसको है? एग्जीक्यूटिव को है। पॉलिसी बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को है, और आर्टिकल 142 जब सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करेगा तो वो पॉलिसी भी बना सकता है, आपके लिए कानून भी बना सकता है। तो आर्टिकल 142 गजब का ही पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखिए कि दिल्ली में एक जो एग्ज़ाम होता है वकील बनने वाला, जो सबका लॉ स्कूल वाला एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ बच्चों का एज लैप्स कर गया। कोविड के चलते उनका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप इस पर निर्णय लीजिए, एग्ज़ाम इनका कंडक्ट नहीं हुआ है, इनका एज एक्सपायर कर गया है, तो इनको रिलैक्सेशन दे दीजिए। तुषार मेहता कहते हैं कोर्ट में कि सर ये पॉलिसी का मैटर है, हमने पॉलिसी वाइज ये डिसाइड किया है कि हम इनको अधिकार नहीं देंगे, लैप्स कर गया तो कर गया। सुप्रीम कोर्ट खटाक से और तुषार मेहता ने स्टेटमेंट कहा कि सर सिंस इट इज अ पॉलिसी मैटर वी हैव ऑल द राइट टू टेक द डिसीजन। सरकार डिसीजन ले ली कि हम आपको नहीं देंगे, बस मामला हो गया खत्म, इट इज अ पॉलिसी मैटर एंड इन द पॉलिसी मैटर द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द आर्टिकल 142। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का बेंच एकदम रिसेंट 10 दिन 15 दिन पहले का आपको केस बता रहे हैं। आर्टिकल 142 डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ इन्वोक कर दिए और बोले कि इन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उस कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करे। आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करते और इन बच्चों का एज लैप्स कर जाता है। आर्टिकल 142 ही इन्वोक्ड और उनको बोले कि आप जाकर एग्जाम दे दीजिए, और सबको 2-2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया उन्होंने। तो आर्टिकल 142 डील्स विद द स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देता है। तो दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द राष्ट्रपति। आर्टिकल 226 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आर्टिकल 226 जो है वो हाईकोर्ट का रीट पावर से रिलेटेड है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बराबर है। फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं और हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, पर आप फंडामेंटल राइट के केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 226 इज द रीट जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम रीट जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट। और इसी में एक और आर्टिकल याद रखिएगा, 235। आर्टिकल 235 के तहत हाई कोर्ट इज हैविंग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसके ऊपर वो नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो आर्टिकल 235 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सारा इसमें आर्टिकल हमने आपको लगता है बता दिया। लेट अस मूव। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आप देखिए लिंग्विस्टिक लाइन का थोड़ा सा स्टोरी हम लोग देख लेते हैं, कैसे लिंग्विस्टिक लाइन वाला फ्लो है। देखिए, पहला कमिटी बनता है 1948 में। उस कमिटी का नाम है धार कमिटी।
1948 में एक और कमेटी बनता है, उसका नाम है जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सिद्धरमैया, ये वही पट्टा भाई सिद्धरमैया हैं जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था त्रिपुरी क्राइसिस। तो जेवीपी कमेटी भी बनता है, ये भी 1948 में बनता है। धार कमेटी ये बोलता है कि इस देश में लैंग्वेज के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। जेवीपी कमेटी भी बोलता है कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनना चाहिए। पर इसी बीच में एक 1953 में क्या होता है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और किसान नेता हैं पुट्टू श्रीमालू, पोटू श्रीमालू जो हैं वो 56 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और इस 56 दिन के हंगर स्ट्राइक में उनका डेथ हो जाता है। और पोट्टू श्रीमालू इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मद्रास में जो भाषा है तमिल, वहाँ पे मद्रास से एक स्टेट को तोड़ के अलग बनाइए। उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। हम लोग जो लोग हैं वो तेलुगु बोलते हैं, ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो तमिल बोलते हैं। वो 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, उनकी डेथ होती है और इतना एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है कि पहला राज्य बनता है लैंग्वेज के आधार पर मद्रास से तोड़ के। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, जब 53 में ऐसा हो जाता है तो और भी राज्यों से मांग उठना स्टार्ट हो जाती है कि हमें भी लैंग्वेज के आधार पर बनाया जाए। तो एक कमिटी बनता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन कब बनता है? 53 में बनता है। 3 मेंबर कमेटी है जिसकी अध्यक्षता फजल अली करेंगे। इसमें कुंजरू भी मेंबर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना डिटेल से बताने का मेरा मकसद मात्र ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ द लिंग्विस्टिक लाइन, तो उसमें केवल जेवीपी और फजल अली मत है, उसमें धार कमेटी भी है, इसलिए हमने आपको बता दिया। होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसके भी चेयरमैन हैं, इसके भी चेयरमैन हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। थोड़ा सा बता दे कि डंडी मार दे, बताओ डंडी क्या मारते हैं, बता ही देते हैं यार। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द सुपर कैबिनेट। कौन, जब सुपर कैबिनेट है तो सुपर कैबिनेट को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को गृह मंत्री हेड करते हैं। जोनल काउंसिल जो है ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। देश को कितने जोन में जोनल काउंसिल इज ए स्टैच्यूरी बॉडी। कैसे है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना है, 1956 के तहत बना है। जो भी बॉडी पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड कानून के तहत बनता है उसको आप स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। जो भी बॉडी संविधान के तहत बनता है, जैसे कि एक है इंटर स्टेट काउंसिल, किस आर्टिकल के तहत है? 263 के तहत है। ये संविधान के 263 धारा के तहत बन रहा है, इसलिए दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखिए कि इन दिस स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विल बी एट द हायर पेडेस्टल एज कंपेयर टू द स्टैच्यूरी बॉडी। जैसे यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बिकॉज दे आर द आउटकम ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। जब आप स्टैच्यूरी बॉडी बनते हैं तो आपके पावर्स कम होते हैं, आपको हटाने का अधिकार ज़्यादा होता है सरकार के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास अधिकार भी ज़्यादा होता है, उनका क्षेत्राधिकार भी ज़्यादा होता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल को भी हिट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हिट करते हैं। 263 में उसका प्रावधान है। इंटर स्टेट काउंसिल भी पंडित नेहरू की परिकल्पना थी। उनका यह कहना था कि इंटर स्टेट काउंसिल में सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल बैठाया जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब भी उनको उचित और न्यायोचित लगता है तब करते हैं। देखिए, जोनल काउंसिल में अभी देश को कितने जोनल काउंसिल में बांटा गया है? 5 जोनल काउंसिल में बांटा गया है, जिसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर कहते हैं और स्टैच्यूरी बॉडी है। कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय राजेंद्र बाबू। पटेल किसको हिट कर रहे थे? पटेल माइनॉरिटी का हिट कर रहे थे और फंडामेंटल राइट का हिट कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु भी कहते हैं और रूल्स वाला जो कमिटी बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यही हिट करते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम आपको बताते चले। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला चीज़ आपको तो हम बता दें कितने दिन के लिए बैठक होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर थे 389। इस 389 मेंबर में कुछ मेंबर इलेक्टेड थे, जैसे इसमें अगर हम देख लें तो 93 मेंबर जो हैं ये प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर हैं।
प्रिंसली स्टेट क्या है? जैसे ग्वालियर प्रिंसली स्टेट है, डोगरा राजपूत वाला कश्मीर वाला जो एरिया है वो भी प्रिंसली स्टेट है। टोटल 389 मेंबर हैं, 93 घटा दीजिए तो 296 निकल गया। दिस मेंबर वेयर इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम यूपी, बिहार। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट नहीं थे तो यहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हैविंग अ पार्टली नॉमिनेटेड ग्रुप, पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द सीट्स कैसे अलॉकेट हुए, कि मानते हैं बिहार से 10 आता है, यूपी से 15 आता है, कैसे अलॉकेट किया गया? द सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर अलॉकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। आप सोचिए कितना दूरदर्शी थे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के आधार पर सीट का एलोकेशन किए थे। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनता है उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? H.C. मुखर्जिया। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन बनते हैं? B.N. राव। तीसरा, नोटेबल एब्सेंटी कौन है? देखिए आप एग्जाम में आपसे पूछ देगा तो याद रखिएगा, ऑप्शन में जरूर रहता है गांधी जी और जिन्ना, ये दोनों नोटेबल एब्सेंटी हैं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात जिक्र आती है कि आप हम संविधान बनाएंगे, इसका जिक्र किस मिशन के तहत किया जाता है? कैबिनेट मिशन के तहत किया जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मिनिस्टर उस समय आते हैं। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है यूके का? क्लीमेंट एटली है। कब आता है कैबिनेट मिशन? 1946 में। वही बोलता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और आप लोग अपना संविधान बनाना स्टार्ट करिए। क्लीमेंट एटली के बारे में ये कहा जाता है कि क्लीमेंट एटली बहुत अच्छे मित्र रहे हैं पंडित नेहरू के, और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भेजते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर, तीसरे हैं पैथिक लॉरेंस। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और उसी कैबिनेट मिशन का आउटकम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बता दिए यार, ऐसे तो लगता है पूरा पॉलिटी फिर पढ़ा देंगे। हु इज़ प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन हैं? विजय कुमार सिन्हा। आपको हम बता दिए हैं, लखीसराय के हैं, इसको अंगूथरी बोलते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके कौन हैं? अवधेश बाबू हैं, अवधेश नारायण सिंह हैं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन। अब देखिए, जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन हैं? राजीव रंजन प्रसाद पहले चेयरमैन हुए। इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? 20 जनवरी 1913 को। कहाँ पे होता है पहला बैठक बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का? बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। बांकीपुर से कुछ और चीज़ याद आया तो बताइए। बांकीपुर में ही पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1912 में। कौन सा अधिवेशन होता है? 27वां अधिवेशन होता है। कौन अध्यक्षता करते हैं? आर मुधोलकर कहते हैं। आपके लिए जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाला, तुम्हारे लिए भाई 5 पैसा का क्वेश्चन है। अब देखिए, 10 साल बाद एक और अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन सब नहीं बताने का मन है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, गया में होगा। अध्यक्षता कौन करेंगे? चितरंजन दास। और जो भाई आप लोग नहीं देखे हैं अपना वीडियो देख लो मॉडर्न हिस्ट्री वाला, यार ये सब बहुत डिटेल में हम लोग बताए हुए हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है दोस्त, बांकीपुर से ये सब बता दिया और क्या बताएंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाई कोर्ट। ये तो अभी हमने बताया 226 के तहत। पहले पावर टू इश्यू द रीट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने पहले पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है। जुडिशियल रिव्यू इज नो वेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मतलब जुडिशियरी के द्वारा खुद ही एक डेवलप किया गया थ्योरी है जुडिशियल रिव्यू का। यू विल फाइंड नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, द प्लेस, मानते हैं कि हाई कोर्ट का बेंच कहाँ बैठता है? पटना में बैठता है। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद में बैठे अब। ठीक है, ये अधिकार किसको है कि अब बेंच हाई कोर्ट का पटना के साथ साथ औरंगाबाद में बैठे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को है? बिल्कुल भी नहीं, ये पावर राष्ट्रपति को है। क्यों भाई? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो ये सबका बॉस है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ही निर्णय होगा कि औरंगाबाद में बेंच बैठेगा, कि मुजफ्फरपुर में बैठेगा, कि कटिहार में बैठेगा, कि सहरसा में बैठेगा। चीफ जस्टिस वगैरह ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी देश में कितने जज हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया तो थोड़ा बता दें आपको, 31। जो भी मार रहे हो गलत है, अपडेट हो जाओ भाई।
33 + 1 बढ़ गया है, एक रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 33 सुप्रीम कोर्ट में जज रहेगा, और अब ये मॉडिफाई होकर मतलब हो गया है 34 रहेंगे जज। ठीक है, ये भी आपको हो गया। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना है, शानदार जज है ना, ही इज़ गिविंग अ वेरी गुड जजमेंट। तो उसमें हो गया यार, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो 1 हो गया ना। और कुछ बता दें, 226 के साथ 235 आपको बता ही चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू पे एक और क्वेश्चन लेंगे, उसको पूरा डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा ये बताइए कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ वन एमंग द इक्वल्स, ये मेंस के लिए है इसलिए अब उतना बताना उचित नहीं है। ही इज़ वन एमंग द इक्वल, ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर, ही इज़ मतलब तीनों के पैदान एक हैं। मानते हैं कि ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं और बाकी सुप्रीम कोर्ट का जज का ये स्थान है, बिल्कुल भी नहीं। सब सुप्रीम कोर्ट के जज का बराबर अधिकार है, बट ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज? बोथ आर ऑफ द सेम स्टैचर, ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। व्हाई ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स? बिकॉज ही इज गिवन सम एक्स्ट्रा पावर। उस पर पावर के अधिकार इनको ये मिलता है कि कौन बेंच बनाना, मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं कि कौन बेंच कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, ये सब अधिकार है, इसलिए ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अभी बिहार के कौन है? संजय करोल हैं। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का, ही इज ऑफ द सेम स्टैचर एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो रहते हैं, जो चीफ जस्टिस, इनका 62 साल होता है और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल होता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, 3 साल और आपको मौका मिल जाता है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा बन जा रहा है यार। किहोटो होल्हन वर्सेस जचिलू केस इज रिलेटेड टू 10th शेड्यूल। देखिए 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल जो है ना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10वां शेड्यूल जोड़ा गया। 10वां शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन ये किसके समय आता है? 1985 में राजीव गांधी के समय आता है। इतना लोग पार्टी बदलते थे कि आज भाजपा में है, कल कांग्रेस में चल गए, जहां मलाई मिल रहा है मलाई चाटने चले गए। तो दे यूज टू चेंज द पार्टी जस्ट लाइक एज दे आर चेंजिंग द क्लोथ्स। तो ये कानून को लाया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कहा गया कि अगर मानते हैं कि आपके पास 3 MLA या MP हैं, अगर 1/3 लोग तैयार हो जाएंगे तभी मानते हैं कि 9 आपके पास, कांग्रेस के पास 9 MLA है, इस 9 में अगर 3 आदमी तैयार हो गया तब आप पार्टी परिवर्तित कर सकते हैं। एक आदमी जाकर पार्टी परिवर्तित नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पर फिर भी ये नंबर बहुत कम था और इस नंबर से ये पाया गया कि यार 9 में से मात्र 3 ही आदमी को तैयार होना है। जब हम 3 आदमी तैयार हो गए, 3 आदमी को मिनिस्टर बना देता था, पार्टी फिर भी बदल लेता था, तो इसको फिर चेंज किया गया और इस चेंज के तहत आपको लेकर आया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। अभी आप बिहार में देखिए, एक VIP पार्टी है सन ऑफ मल्लाह का, 2-3 दिन पहले का, कल ही का न्यूज़ है। इनके 4 विधायक थे, इनके 3 विधायक तोड़ के भाजपा अपने अंदर मिला लिया। तो अगर एक तो 2/3 चाहिए था, 2/3 ऑफ द 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8/3, 3 दूनी 6, मतलब 2 से ज़्यादा अगर विधायक टूट जाता तो उसकी सदस्यता बच जाती। तो 3 विधायक तोड़ दिया भाजपा और अब इनको बना दिया भाजपा का सदस्य। तो इन दोनों विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अगर मानते हैं कि इस 4 विधायक में मात्र 1 विधायक पार्टी बदलते हैं भाजपा में, तो इसकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि मिनिमम 2 होना चाहिए। तो अब जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया है डिफेक्शन के लिए। और इसी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिहार के केस में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 चीज़ की बात होती है, 2/3 किया जाता है और 15% तय किया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिहार के केस में निकालो यार, 15%, 15/100, 243 सीट है। इंजीनियर लोग दिमाग लगाओ, 15 × 45, 5 के 20, तो कितना हो गया? 36, 15 × 45, 36.45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो या तो यार 36 होगा, नहीं तो 37 होगा। एग्जाम में ऑप्शन दोनों आपको दिया रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आदमी तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो जब आदमी फ्रैक्शन में नहीं होगा तो 37 तो 36.45 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को जोड़ के 36 होना चाहिए। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या 36 होनी चाहिए।
अब अच्छा यार, जचीलू वाला केस है ना, तो अब किहोतो होल्हन वर्सेस जचीलू में अब ये तय किया जाता है कि जब डिफेक्शन होगा तो पावर किसको होगा, कौन उस चीज़ को चेक करेगा कि आप डिफेक्ट कर रहे हैं। वो पावर जो है स्पीकर का ही, जो भी डिसीजन स्पीकर साहब लेंगे बिहार विधानसभा के या परिषद के या देश के पार्लियामेंट के, ये उनका अधिकार ही फाइनल माना जाएगा। बट हिज अधिकार, ये जो स्पीकर साहब हैं ये तो बायस्ड भी तो हो सकते हैं। बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा थोड़ी होता है, ये जरूरी थोड़ी है कि हर बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा है, हर बड़ा पद पर बैठा हुआ छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। मैं एक लाइन है कि मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा रहना, तो बड़ा पद पर बैठने से बहुत बड़ा आदमी नहीं होता है। हो सकता है स्पीकर छोटा आदमी हो, अपने पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ पाया हो और बायस्ड जजमेंट दे दिया होगा। तो स्पीकर साहब का केस ये कहा गया है कि इनका निर्णय फाइनल तो है, बट इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इन द किहोतो होल्हन वर्सेस जचीलू केस में कहा गया है कि हिज डिसीजन, स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफर्ड टू एज मैग्ना कार्टा। चलो यार, कोई आसान क्वेश्चन आया है, इस सब तुम लोग नींद में मारो। अभी तो बताया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट वाला इतना इलेबोरेट है कि उसको कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये पहले बता चुके हैं यार कि फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, 11 है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, 4A में है, 51A में है। फंडामेंटल ड्यूटी केवल सिटीजन के लिए है, उसके लिए नहीं है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है यार। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। Oath of the UPSC chairman is administered by the president. Oath of governor is administered by the chief justice of the high court. बिल्कुल सही। देखिए, गवर्नर और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे। इनको ओथ कौन दिलाता है, एक दूसरे को दिलाएंगे। राष्ट्रपति को इतना समय नहीं है कि अब इनको आकर ओथ दिलाएगा। अब देखिए, गवर्नर का ओथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाएंगे, गवर्नर साहब दिलाएंगे, एक दूसरे को दिलाएंगे। यूपीएससी चेयरमैन को ओथ कौन दिलाएगा, जो भी वहाँ पे सीनियर मेंबर हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं दोस्त, क्योंकि अभी पीके जोशी चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के, तो उनके केस में जो सीनियर मेंबर जो यूपीएससी के थे वो ओथ दिला रहे थे, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बना दिए हैं यार। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ओथ जो है राष्ट्रपति को इतना पावर नहीं है, पर राष्ट्रपति और बॉडी को दिलाते हैं, जो सीएजी वगैरह है वो सबको दिलाते हैं, पर यूपीएससी चेयरमैन को नहीं दिलाते हैं। ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, गलत स्टेटमेंट आपको हमने बता दिया, अपॉइंटमेंट वो होता है। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाने का मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति जाएंगे दिलाने, राष्ट्रपति को मन है कि रोहित जाकर दिलाए, तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड आई विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहने का मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के और भी जजेज का राष्ट्रपति। चेयरमैन ऑफ द बीपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय, देखो इसमें गवर्नर आपको प्रॉम्प्ट करेगा टिक करने के लिए, पर ये गलत आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। क्यों है अब ये समझना है। अभी बीपीएससी के चेयरमैन कौन है, आर.के. महाजन, पूर्व आईएएस हैं, नीतीश कुमार के बहुत खास आदमी हैं आर.के. महाजन। बीपीएससी कब एग्जिस्टेंस में आता है, 1 अप्रैल 1949, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिए कि एक चीज़ उसमें हाईकोर्ट में हम और चीज़ आपको बता सकते थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कौन सा पार्ट डील करता है इससे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट पीसीएस। आर्टिकल पूछे तो 315 से 323 के बीच में रटिएगा मत, इसी के बीच में आर्टिकल कोई ना कोई होगा। स्टेट पीसीएस से जो भी अगर मानते हैं बीपीएससी का, उसके पावर ओथ वगैरह जो भी होगा इसी आर्टिकल के बीच में होगा, इतना क्लोज ऑप्शन वो नहीं देगा। 315 से 323 उससे डील करता है। अब देखिए, बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा, पर इसको हटाएगा राष्ट्रपति। ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है, ऐसा प्रावधान ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसकी स्वायत्ता को बरकरार करने के लिए किया गया है, कि ऐसा नहीं कि भाई मुख्यमंत्री का मन नहीं मैच कर रहा है और मुख्यमंत्री इसको हटवा दिए, गवर्नर उनके पार्टी का है मिलके हटवा दिए। बिल्कुल उस पद की स्वायत्ता को बरकरार करने के लिए ऐसा किया गया है। सिमिलर केस इज फॉर द स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर नियुक्त करता है। पर हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से एक जांच कमेटी बनती है, पर हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। अब देखिए यहीं पर आपको एक क्वेश्चन बना देते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसको हटाने का अधिकार किसको है? इसको हटाने का अधिकार गवर्नर को है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, इट विल बिकम वेरी एविडेंट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अ स्टैच्यूटरी बॉडी। अभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है बिहार के? नरेंद्र कुमार सिन्हा। नरेंद्र कुमार सिन्हा जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और जो नरेंद्र कुमार सिन्हा को अगर हटाना होगा तो गवर्नर साहब हटा देंगे। और स्टेट, और बिकॉज क्यों ऐसा है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसकी जो नियुक्ति होती है ये आरटीआई एक्ट 2005 के तहत होती है। आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड कानून है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। और हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस ऊपर है और स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस नीचे है। क्योंकि यह स्टैच्यूटरी बॉडी है तो इसमें प्रावधान है कि गवर्नर हटाएंगे और उसके केस में राष्ट्रपति हटाएंगे, उसको ज़्यादा पावर है। अच्छा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? उसके लिए एक कमिटी बनती है, चीफ मिनिस्टर का, लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली का, और चीफ मिनिस्टर के द्वारा उनके फेवरेट मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर, 3 मेंबर का कमिटी बनता है। वो 3 मेंबर का कमिटी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को चूज करता है। स्टेट इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में दिया गया है कि मैक्सिमम 1 मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गवर्नर हटा सकता है। बहुत बता दिया यार, इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज इंजॉयड बाई द सिटीजन्स ओनली? अभी हम आपको पहले बता रखे हैं 15, 16, 19, 29, 30। राइट टू लाइफ सब कोई को है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हो गया। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 हो गया। तो भाई ये तो सबको है, सबको है। 17 हो गया ना आर्टिकल, तो ये इक्वलिटी 14 हो गया। तो इसमें क्या हो गया? कौन सा आर्टिकल इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज एंजॉयड बाय द सिटीजन्स ओनली? सिंपल क्वेश्चन है। विच केस कैन बी टर्म्ड एज अ वाटरशेड मोमेंट केस इन द यूनिवर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? केशवानंद भारती केस को कहा जाता है क्योंकि इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और केशवानंद भारती केस में आपको जो पार्लियामेंट को अधिकार को सीमित किया जाता है कि आप संविधान की मूल भावना, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र आता है कि आप संविधान को बदल तो सकते हैं पर उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट केशवानंद भारती केस में आता है। हेंस इट इज कॉल्ड द वाटरशेड मोमेंट इन द। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं, वीडियो बड़ा बने तो बने। अब देखो केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि एक बार एग्जाम में खूब आपसे पूछता है कि पहले गोलखनाथ केस आया कि केशवानंद भारती केस आया कि मिनर्वा मिल केस आया। याद रखना, हम ऐसे याद करके रखें दोस्त। ABCD को A to Z आप अरेंज करिए। पहले G आता है, उसके बाद K आता है, उसके बाद M आता है। तो पहले गोलखनाथ केस आता है 1967, केशवानंद भारती केस 73, मिनर्वा मिल केस 80। इसके पहले एक केस आ जाता है शंकरी प्रसाद केस 1951। अब देखिए होता क्या है, शंकरी प्रसाद केस में अपना जो पार्लियामेंट है इसको 2 पावर है। एक पावर ऑर्डिनरी पावर है जिसके तहत ये कानून बनाता है, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि आरटीआई एक्ट बनाया तो कानून बनाया ऑर्डिनरी पावर के तहत आता है। एक इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत ये संविधान को चेंज करता है। जैसे कि हमने बताया कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, तो संविधान को चेंज करता है। जब संविधान को चेंज करता है तो संविधान हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहता है। क्यों? ये जो संविधान जब चेंज हो रहा है तो एक बासी पानी है, एक ठहरा हुआ पानी है, ये सड़ जाएगा, पर ज़रूरत के हिसाब से पार्लियामेंट इस संविधान को चेंज करते रहता है। और जब ये चेंज करते रहता है तो ये संविधान अप टू डेट होते रहता है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत अपना संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन के बना रहता है। शंकरी प्रसाद केस में ये कहता है कि संविधान जो पार्लियामेंट है इसके पास ऑर्डिनरी पावर भी है और इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है। ये थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं यार। अब देखिए, चलिए,
शंकरी प्रसाद में यह कहा जाता है कि इसके पास ऑर्डिनरी पावर भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है। गोलकनाथ केस में कहता है कि पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट के पास केवल जो है ऑर्डिनरी पावर है, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। केशवानंद भारती केस में यह कहा जाता है कि इस डिसीजन को रिवर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि संविधान के पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनरी पावर भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है, दोनों पावर है। अगर आप उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को छीन लेंगे तो संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं रह पाएगा। कुछ लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि ये बताइए कि भाई एक केस में कह रहा है कि है, एक केस में नहीं कह रहा है। देखो, अगर बेंच अगर बढ़ गया, साइज 3 से 5 हो गया, अगर ये बेंच कह रहा है x, अगर इस निर्णय को आपको काटना है तो इससे बड़ा बेंच बैठ जाएगा, ये जो बड़ा बेंच निर्णय दे देगा वही निर्णय फाइनल हो जाएगा। अब मानते हैं कि फिर केस, जैसे गोलकनाथ छोटा बेंच का केस है, केशवानंद भारती बड़ा बेंच का केस है, जब बड़ा बेंच का केस हो जाएगा तो ये निर्णय राइट माना जाएगा। फिर मिनेर्वा मिल केस में 1980 में आप देखिए, केशवानंद भारती केस 73 में दिया जा रहा है, 76 में इमरजेंसी का केस आता है। उसमें इंदिरा गांधी ये कहती हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है हमारे पास तो दोनों पावर है, ऑर्डिनरी पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसमें एक आर्टिकल क्लॉज 4 और 5 जोड़ देती हैं और कहती हैं कि जो हम संविधान को चेंज करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट को चेक करने का पावर नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करती हैं। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये दोनों जो आप आर्टिकल निकाल रही हैं 4 और 5, ये दोनों वर्ड है। वो कह रहा है कि बेसिक आप चेंज तो करिए पर मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं करिए, जो हमने केशवानंद भारती केस में कहा है। तो मिनेर्वा मिल केस जो है केशवानंद भारती को रीइंफोर्स करता है, उसको और ताकत प्रोवाइड करता है, उसमें और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और कहता है कि पार्लियामेंट हैज बोथ द पावर, दैट इज द ऑर्डिनरी पावर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट मेस विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनेर्वा मिल केस में भी कहता है कि ऑर्डिनरी पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चारों केस जो हैं किससे रिलेटेड हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, पावर ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फैक्ट है। इनके नाम पे दौलत राम कॉलेज भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहला मैथिली फिल्म कन्यादान है, बिल्कुल सही है। अब देखो यार, कमेंट बॉक्स में अब आप बेईमानी मत करिएगा, नहीं तो हमारे पास डंडी मारने का स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, हम डंडी मार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि पहला भोजपुरी फिल्म कौन है। देखो, जो कमेंट नहीं कर रहे हो तो उससे हमको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, पर ये आपका लॉस हो रहा है। आपको जो रेडीमेड फूड जो है ना, वो कब भूल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप इस चीज़ को आप गूगल करोगे, कहीं देखोगे, तब आप जब कमेंट करते हो तो इट मेक्स द सिस्टम मोर इंटरेक्टिव एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप ये बताइए कमेंट में कि पहला भोजपुरी फिल्म कौन है। खाली भोजपुरी गाना सुनने से काम नहीं चलेगा, सब अश्लील गाना सुनते हो। ठीक है, तो पहला भोजपुरी फिल्म बताइए। पहला मैथिली फिल्म जो है वो है कन्यादान। द फर्स्ट ग्रेट पोएट ऑफ द बिहार इज रामधारी सिंह दिनकर। बहुत स्टेटमेंट इसको सही मानेगा, गलत स्टेटमेंट है। सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा फ्रॉम बिहार इज 6, बिल्कुल सही है। टोटल बिहार में लोकसभा का सीट है 40, इसमें 24 जनरल का सीट है, 6 जो है शेड्यूल्ड कास्ट का सीट है, जैसे कि जमुई जहाँ से चिराग पासवान जीतते हैं, सासाराम वाला सीट है, समस्तीपुर वाला सीट है। तो ये सब जो सीट है ना, 6 सीट उनके लिए रिजर्व किया हुआ है। टोटल बिहार से राज्यसभा के सदस्य कितने जाते हैं? 16। बिहार में टोटल एमएलसी के सदस्य कितने होते हैं? बिहार विधान परिषद के 75। टोटल कितने हैं? 243। बिहार विधानसभा में 38 शेड्यूल्ड कास्ट और 2 रिजर्व है, ये पहले बता चुके हैं आपको। देखिए, फर्स्ट ग्रेट पोएट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ग्रेट पोएट ऑफ द बिहार इज नॉट रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर तो राष्ट्र कवि हैं, पर ये पहले ग्रेट पोएट नहीं है। द पॉइंट इज फर्स्ट ग्रेट पोएट। द फर्स्ट ग्रेट पोएट इज विद्यापति। विद्यापति जी का जन्म कब हुआ है? विद्यापति जी का जन्म हुआ है 1352 में। कहाँ पर? बिस्फी में। बिस्फी एक विधानसभा है जहाँ से प्लूरल्स पार्टी वाली जो है क्या नाम है उसका, पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी थी, 1300 वोट उसको आया था। ठीक है, तो बिस्फी में उनका जन्म हुआ है। बिस्फी किस जिला में है? मधुबनी। डेथ इनका कब होता है? 1448। विद्यापति इतने बड़े कवि हैं कि विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है, इनको महाकवि भी कहा जाता है। ठीक है, महाकवि भी कहा जाता है। थोड़ा सा और बता देते हैं यार, ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं।
और इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो बुक है, एक का नाम है कीर्ति लता, कीर्ति पटाका, सब शिव भगवान पर है। कीर्ति लता कीर्ति पटाका इनकी किताब है जो बहुत फेमस है, तो पूछा भी जा सकता है कीर्ति लता कीर्ति पटाका किसकी है। ये शिव भक्त हमको बताने का मतलब क्या था कि ये एक डायनेस्टी उस समय बिहार में रूल कर रहा था। अभी हम इस चीज़ को लेकर आने वाले हैं, इस पर पूरा कोर्स। ओइनवार डायनेस्टी, ओइनवार डायनेस्टी के एक रूलर हैं शिव सिंह, उन्हीं के कोर्ट में थे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है कि शिव सिंह के कोर्ट में थे। याद करना कुछ नहीं है, याद रखना कि शिव भक्त थे, शिव सिंह के कोर्ट में थे। ओइनवार डायनेस्टी जो रूल कर रहा था बिहार में, उन्हीं के कोर्ट में थे। 1352 और 1448 याद रखिएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। Which one of the following is an incorrect statement? State Information Commission is set up under the RTI Act 2005, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नरेंद्र कुमार सिन्हा इज द स्टेट CIC, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया। मुख्यमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में कौन है? तेजस्वी जी। और मुख्यमंत्री जी के खास आदमी हैं जैसे विजय चौधरी हैं, तो विजय चौधरी मिलकर एक कमेटी बनेगी, वो चूज करता है। नरेंद्र कुमार सिन्हा पूर्व IAS हैं, इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बिहार का बनाया गया है। स्टेट CIC इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, द BPSC चेयरमैन इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, सिंस इट इज द outcome of a statutory body, act of the assembly, act of the parliament, it is not having the same status as that of the constitutional body, he is removed by the governor. State CIC is appointed by the governor, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है ना, तो हो तो गया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेट CIC इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, गलत स्टेटमेंट है, तो सी हो गया ना इसका आंसर। Which constituency is reserved for the scheduled tribe in the Bihar Assembly? अभी 10 बार से रट्टा मार रहे हैं कि कटोरिया बांका में है और मनिहारी कटिहार में है। ये सुंदर क्वेश्चन है, ये बिहार पॉलिटी से रिलेटेड है। ग्राम कचहरी इन बिहार इज हेडेड बाय सरपंच। अभी आप देखते होंगे बिहार में बहुत सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच होता है और उप सरपंच होता है। उप मतलब क्या होता है? चुप, ये सब ट्रॉफी है, ऐसी पद दिया गया है। सरपंच का टेनियर कितना होता है? 5 साल का होता है। दिस ग्राम कचहरी जो सिस्टम है, इट इज द आउटकम ऑफ बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। अब बिहार पंचायती राज एक्ट के तहत ये ग्राम कचहरी बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बॉडी हो गया? स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया। जब स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया तो इसका क्या पावर होगा? सिविल कोर्ट का पावर होगा, ठीक है। पर ये इसको लिमिट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा केस देखेगा। सिविल कोर्ट का मतलब मामला क्या है? हमारा गाय चोरी कर लिए, भैंस चोरी कर लिए, ठीक है, हमको 2 थप्पड़ मार दिए, हमारा खेत में फसल था उसको काट लिए, ये सब छोटा मोटा केस है। तो ये सब, ये एक्ट को पास किया गया था कि हम लोग कोर्ट के जो बर्डन है, ये सब छोटा, यार कोर्ट इसके लिए थोड़ी बना हुआ है छोटा मोटा चीज़ के लिए। इस चीज़ को, ओवर बर्डन को कम किया जाए, इसके लिए ग्राम कचहरी का निर्माण होता है। बिहार में एज ऑफ नाउ 8392 ग्राम कचहरी हैं, इसको सिविल कोर्ट का पावर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सुनील अरोड़ा इज द 24th CEC, बिल्कुल गलत। सुशील चंद्रा इज द 24th। इसके पहले थे सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा इज द 24th CEC। आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत, राष्ट्रपति। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे याद रखो यार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बताते चले, यहाँ पे एक चीज़ आया, आर्टिकल 280। 324 स्टेट इलेक्शन कमीशन से डील करता है, 280 वित्त आयोग से डील करता है। और वित्त आयोग वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नंदकिशोर सिंह, NK सिंह, पूर्व IAS अधिकारी हैं। और जो पूर्व IAS अधिकारी साहब हैं बिहार के हैं, इसलिए 280 याद रखिएगा। अब 280 में मैं 2 हटा देता हूँ, तो हो गया 80। 80 किससे डील करता है? राज्यसभा से डील करता है। लोकसभा में का मेंबर बनने के लिए कितना उम्र होता है? 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35। ठीक है, तीनों का एज याद हो गया। तो 80 जो है आर्टिकल डील्स विद द राज्यसभा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, अरे बाप रे बाप। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
झारखंड कंस्टिट्यूटेड 50 पर। देखो सब झारखंड वाला जो है सब है तोबा मचा के रखा है इनका। देखो अभी 6 JPSC हुआ है, वो भी चौपट हो गया, सबका नौकरी चला जाता है। बिहार का और इस देखो 6 लाख जो भर्ती हो रहा है ये सब झारखंड वाला, इनका तो रेगुलर एग्जाम होता नहीं है, ये सब भर रहे हैं 6 लाख वाले में। हमें कोई एतराज़ नहीं, झारखंड भरता है, जो अपना छोटा भाई है अपना भाई है, भर लो। पर कहने का मतलब है कि हर स्टेट जो PCS है उनको अपना एग्ज़ाम अच्छे से लेना चाहिए, प्रॉबिलिटी के साथ लेना चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश भरा हुआ है, पूरा झारखंड भरा हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश भर रहा है, महाराष्ट्र भर रहा है, राजस्थान भर रहा है, इनके पास हो ही नहीं रहा है रेगुलर। बिहार बहुत रेगुलर है, तो आप एकदम तैयार रहिए। देखिए ये सब लड़के कितना भी तैयारी कर लें, आपका तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहीं पर मिट्टी में जन्मे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग को ऐसे ही पता होगा बिना पढ़े हुए, ठीक है। तो हम लोगों को एज है, तो हम लोग इसमें एकदम जी जान लगा के करिए। इन लोगों को थोड़ा सा आपसे बहुत अंतर नहीं रहेगा, पढ़ के उस चीज़ को परिमार्जन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उस चीज़ का परिमार्जन नहीं किया जा सकता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एज है, जब आपको एज है तो इसको भुनाइए। झारखंड कंस्टिट्यूटेड 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ बिहार, नहीं, ये पूरा बिहार था। तो बिहार का इनको जो है हम लोगों ने अपने झारखंड को 45.85% ऑफ द टोटल लैंड दिए थे, 50% नहीं दिए थे। झारखंड के में 29वां स्टेट गलत स्टेटमेंट है, 28वां स्टेट के रूप में आता है। झारखंड इज ऑल्सो कॉल्ड द रूर प्रदेश, बिल्कुल सही है। झारखंड इतना रिच इन मिनरल है कि जर्मनी में एक प्रदेश है रूर प्रदेश, दैट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, और वो इतना रिच इन मिनरल्स है कि उसी के साथ झारखंड को कंपेरिजन किया जाता है, इट इज़ अ रूर प्रदेश ऑफ इंडिया। झारखंड हैज 18 डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट, गलत स्टेटमेंट है। झारखंड के पास अभी 24 जिला है। जब इसको हम लोग पहली बार, जब झारखंड बना कब, 15 नवंबर 2000 को बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से टूटता है, और हम लोग उस समय इनको 18 जिला देते हैं। अभी रीऑर्गेनाइज करके अभी इनके पास 24 जिला है, ठीक है। तो आप इसमें से आंसर चूज कर लीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। सारा स्टेटमेंट तो हमने बता ही दिया। थैंक यू भाई, 1 घंटा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक दीजिए कैसा है।